तो देखिए यहाँ पे द न्यू टॉपिक इज फ्रिक्शन। आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बात करने वाले। हाँ, तो हम ये आपसे कह रहे थे कि किसी भी चीज को रोकने के लिए, फोकस ऑन द बोर्ड, किसी भी चीज को अगर आपको रोकना है तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हाँ, जैसे कि आप हमने बताया था, एरिस्टोटल ने कहा था कि किसी भी चीज को रोकना है तो वो अपने आप खुद या खुद ब खुद रुक जाता है, लेकिन गैलीलियो ने बाद में कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी भी चीज को रोकना है तो उसके लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ में आया? टांग खींचने वाला काम होता है। कौन सा काम होता है? टांग खींचने वाला। टांग खींचना जानते हो ना? तो बस कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है तो देखो पहले फटाफट यहाँ कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स रिफर्स टू द फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेसेस दैट कांटेक्ट एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। फिर से ये देखो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स होता है जो तब जनरेट होता है जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तब कौन सा फोर्स जनरेट होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। दिस इज अ डस्टर, दिस इज अ मार्कर, नाउ आई एम स्लाइडिंग द मार्कर ऑन द डस्टर। तो अब यहाँ पे क्या जनरेट होगा? फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। डिड यू रिमेंबर? डिड यू गॉट इट? डिड यू गेट इट? डू यू गेट इट? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये डस्टर है और उसके ऊपर भैया ये रखा हुआ है मार्कर। अब ये मार्कर जब इसके ऊपर मूव करना शुरू करेगा तो डस्टर इस पे जस्ट उल्टा फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। देखो मार्कर आगे की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है तो डस्टर क्या करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगाना शुरू करेगा। इससे ये पता चलता है कि कोई भी अगर देखो, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर तुम इस जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पे तुम चलोगे राइट की तरफ, किस तरफ बढ़ रहे हो? राइट की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट अपोजिट लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? जस्ट अपोजिट। सर जस्ट अपोजिट क्यों लगेगा? लाइट जल रही है। जस्ट अपोजिट इसलिए लगेगा क्योंकि उसको आपको रोकना है। आपके मोशन को क्या करना है सर? रोकना है। तो आपके मोशन को तभी रोक पाएगा जब आपको खींचेगा, पुल करेगा। समझ रहे हो? क्या करेगा? आपके जस्ट अगेंस्ट लगेगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें अगर रोकना है किसी को तो किस तरफ रोक पाएगा? पीछे से। कैसे रोकेगा? पीछे से रोकेगा। समझ में आया? मतलब पकड़ के खींचेगा, मतलब जस्ट अपोजिट फोर्स लगाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो इस तरफ को फोर्स लगाएगा, तभी तो हम रुकेंगे। हम उस तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं, फोर्स भी उस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम रुकेंगे कि और तेज हो जाएंगे? और तेज हो जाएंगे ना। तो अगर हमें रोकना है तो जस्ट अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें ही नहीं, किसी भी चीज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो जस्ट अपोजिट लगता है और वो मोशन को रोकने का काम करता है। किसको रोकने का काम करता है? मोशन। फोकस ऑन द लाइट, इट इज ब्लिंकिंग। हाँ, तो समझ में आई बात? जस्ट क्या लगता है? अपोजिट। दूसरा पॉइंट है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। मतलब तुमने कोई फोर्स अप्लाई किया है, उस फोर्स की वजह से कोई चीज ढनक रही है, जा रही है, तो जस्ट उसका अपोजिट लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस इज द एग्जांपल, यू नो वेरी वेल, फ्रिक्शन इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। एम आई राइट? Frictional force is the example of contact force. You had already studied about the topic what is contact force and what is non-contact force. पढ़ा है ना? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब कोई भी दो चीजें आपस में कॉन्टैक्ट पे आती हैं तब उसमें फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। जब बिना कॉन्टैक्ट में आई एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ non-contact force. Gravitational force is the example of non-contact force. शादी ब्याह में सबका दिमाग खराब हो गया है। सही बात है ना? पूरा वर्ग खराब हो गया है। तो चलो अच्छा, अब यहाँ पे समझ में आ गया। कोई भी चीज जब कांटेक्ट में आएगी तब उस पे क्या लगेगा सर? उस पे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। समझ में आई? यस सर। चलिए देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन किसकी वजह से, मतलब फ्रिक्शन चेंज होते हैं, तो उस चेंज होने का इफेक्ट क्या है कि किन किन वजहों से जो फ्रिक्शन होता है वो चेंज होता है। ठीक है, वीडियो ऑन है? नो सॉरी, यही सब दिक्कत है। चलिए देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पर अफेक्ट करता है, मतलब कि कैसा तुम्हारा एरिया होना चाहिए, कैसा सरफेस होना चाहिए, उस वजह से फ्रिक्शन भी चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ द नेचर ऑफ द सरफेस। मतलब कहने का ये है कि फ्रिक्शन हर जगह सेम नहीं होता है।
हर जगह पे फ्रिक्शन सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो इन द बाथरूम यू विल चेंज, ओके, यू कैन चेंज, यू चेंज योर स्लीपर, चेंज करते हो। अगर बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम में जाने से पहले आप लोग अपना स्लीपर चेंज करते हैं, राइट? Yes, करते हैं कि नहीं करते हैं? बाहर वाला स्लीपर अलग होता है, अंदर वाला अलग होता है। अंदर वाला जो स्लीपर होता है वो रबर का बना होता है, और रबर का इसलिए बना होता है बिकॉज तो जो बाथरूम का एरिया होता है, जो टॉयलेट का एरिया होता है वो स्लिपरी होता है ना? कैसा होता है? स्लिपरी होता है। वहां पे आप फिसल जाएंगे तो फिसले ना, इसीलिए वहां पे कौन सा क्या बोलते हैं उसको, कौन सा जो स्लीपर होता है वो किस चीज का बना होता है? रबर का बना होता है, क्योंकि रबर वो ज्यादा क्या क्रिएट करता है? फ्रिक्शन क्रिएट करता है। समझने की कोशिश करना जल्दी। और जो रबर होता है वो फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल गिव मी रबर प्लीज। यस, इरेजर, यस इरेजर लाओ। देखो ये इरेजर मिल गया। अब चलो ये इरेजर है ना, ठीक है? क्या चीज है ये इरेजर है, ठीक? क्या चीज है ये? इरेजर। अब देखो ये जो सरफेस है ये तो स्लिपरी है, ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है ये तो स्लिपरी है। अब अगर हम इस पे ये चीज रोल करवाएं तो बड़े आराम से देखो रोल होता चला आ रहा है ना? बड़े आराम से रोल करता चला आ रहा है कि नहीं चला आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? देखो बड़े आराम से स्लिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहीं पे अगर रबर है और रबर को स्लिप कराएं तो देखो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, उतने आसानी से फ्रीली ये मूव नहीं हो रहा है। देखो, देख रहे? Yes, sir. अगर इसी तरह जरा बच्चों हम इसको करें तो ये तो नीचे गिर गया, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? लेकिन अगर हम इसको स्लिप करवा रहे हैं तो देखो, ये देखो, देख रहे हो कितना इससे क्या हो रहा है कि ये जो रबर है ये ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। स्लिपरी सरफेस पर ये जो रबर है वो क्या क्रिएट कर रहा है? ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। समझ में आया? इसीलिए हम लोग बाथरूम में क्या अप्लाई करते हैं? कौन सा जो स्लीपर होता है वो बताइए जरा? हाँ, रबर का, ठीक है। अब देखो तो नेचर ऑफ द सरफेस, अब जैसे कोई भी चीज जो स्लिपरी है अगर उस पर तुम इसको रोल कराओगे, इसको अगर आप रोल कराएंगे तो आसानी से रोल होता चला जाएगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, बहुत कम फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अभी वही रफ सरफेस हो, जैसे मान लो कोई कपड़ा हो या कागज हो या बालू हो, बालू पर अगर इसको तुम लोग क्या करवाओगे? बालू पे अगर हम लोग इसको करवाएंगे रोल, जैसे देखो ये चीज है, अब यहां से रोल कराएंगे और रोल करता हुआ ये यहां से ढनकता हुआ आगे तक चला जाएगा। यहाँ से रोल कराएंगे, रोल करता हुआ ढनकता हुआ आगे तक चला जाएगा ना। अगर यहाँ पे मान लो कोई स्लिपरी चीज हो, क्या चीज हो? कोई स्लिपरी चीज हो, उसको देखो जैसे यहाँ पे दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज माई कॉपी। व्हाट इज दिस? हाँ दिस इज माई कॉपी। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो यहाँ पे मान लो इसको हम अभी रोल कराते हैं तो बेटा देखो ये रुका नहीं और ये क्या होता चला जा रहा है? स्लिप होता है, ढनकते चला जा रहा है ना सना? अब ये जो सरफेस है ये इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है, थोड़ा ही लगा रहा है बट लगा रहा है, और फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगता है। क्लियर? अब इसको हम चेंज करके, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन चेंज करके ऐसा सरफेस ले आए जहाँ पे ढेर सारा बालू हो या ढेर सारी मिट्टी हो या ढेर सारी गिट्टी हो, फिर उस पर स्लिप कराएं तो तुम क्या सोच सकते हो कि वो ज्यादा दूर तक जाएगा कि थोड़े में ही रुक जाएगा? क्यों रुक जाएगा? क्योंकि जो अप सरफेस है वो ज्यादा रफ हो गया इसके कंपैरिजन में जो अप सरफेस है वो ज्यादा रफ हो चुका है। तो ज्यादा रफ हो जाएगा तो उस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। समझ में आई बात? इसका मतलब ये पता चला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर सरफेस स्लिपरी है, स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। अगर सरफेस रफ है, क्या है सर? अगर रफ है, कड़ा है, कठोर है तो फ्रिक्शन उस पे ज्यादा लगेगा। अब इसका एग्जांपल और समझ सकते हो कि जब सड़कों पर बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद ज्यादा जो गाड़ियां होती हैं या हम लोग होते हैं सरकने लगते हैं, स्लिप करने लगते हैं ना। और जब बारिश नहीं हुई होती है, रोड सूखा रहता है तो उतना स्लिप नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बारिश होने के बाद जो सरफेस रहता है वो रफ नहीं हो जाता, वो स्मूथ हो जाता है। क्या हो जाता है? स्मूथ। इसलिए उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाती है कि घट जाती है? फ्रिक्शन क्या हो जाती है? घट जाती है। तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और दैट्स व्हाई वी फॉल। इस वजह से हम लोग क्या हो जाता है? गिर जाते हैं। बात समझ में आई? और जब कठोर रहता है तो नहीं गिरते हैं। आई बात समझ में? आपका जो शूज होता है,
क्या होता है सर? हाँ, आपका जो शूज होता है वो शूज का जो नीचे वाला पार्ट होते हैं, देखो उसमें ढेर सारे ब्लॉक्स बने होते हैं। जो नीचे वाला होता है ना ये पार्ट, इसमें ढेर सारे क्या बने होते हैं? ब्लॉक्स बने होते हैं। क्यों बने होते हैं ब्लॉक? इसलिए बने होते हैं कि ताकि ये स्लिप ना करे और ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट कर सके। सर ये कैसे फ्रिक्शन कैसे क्रिएट होता है? तो देखो यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। अब तुम कितनी भी स्मूथ चीज देख लो, बट अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ इररेगुलरिटीज रहेगी। इररेगुलरिटीज मतलब ये होता है कि अगर आपको कागज एकदम प्लेन दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? कागज एकदम प्लेन दिख रहा है, बट अगर आप उसको किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कागज का ऐसे ऐसे करके कुछ रहेगा, ऐसे इस तरीके से रहेगा। समझ में आया? उसका सरफेस इस तरीके से होता है। इस तरीके होने का मतलब इसमें होती है इररेगुलरिटीज। क्या होती है? इररेगुलरिटीज। और सुनो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये किसका सरफेस है जरा बताना? ये कागज का है। और इस कागज के ऊपर तुमने रख दिया डस्टर, डस्टर नहीं, तुमने रख दिया मार्कर। इस कागज के ऊपर तुम क्या रोल करा रहे हो? मार्कर। मान लो रख दिए या जो भी कर दिए, तो मार्कर का जो एरिया होता है, जो सरफेस होता है, वो भी देखो लग तो स्मूथ रहा है कि कहीं कुछ नुकीला निकला हुआ है इसमें, कहीं कुछ नुकीला पार्ट निकला हुआ है? कहीं नुकीला पार्ट कुछ है? एकदम गोल गोल बढ़िया प्लेन दिख रहा है कि नहीं? लेकिन माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो इसमें भी क्या होती हैं? इररेगुलरिटीज होती हैं। बात समझ में आई? जो तुम्हारा टंग होता है, टंग में क्या तुम्हें कांटा दिखता है? स्पाइन्स दिखते हैं नहीं ना, लेकिन माइक्रोस्कोपिक देखो तो बड़े 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 कांटे दिखेंगे। दाढ़ी देखो, दाढ़ी जो होती है जब उसको शेव करने के बाद दाढ़ी एकदम छोटी छोटी हो जाती है ना, तो हमें लगता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक देखो तो बड़ा बड़ा दिखता है। समझ में आया? माइक्रोस्कोपिक व्यू से। तो उसी तरीके से आप देखो, ये तुम्हारा ये जो नीचे वाला सरफेस है ये किसका है? ये पेपर का है। किसका है? जो ऊपर वाला है ये मान लेते हैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका है। अब ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर रखे रहेंगे बेटा, तो एक दूसरे में सेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। हाँ, ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये मार्कर है और ये उसकी कैप है। मार्कर और कैप दोनों में एक दूसरे में फिट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये इसका पार्ट निकला हुआ है और इसका पार्ट अंदर है। इसमें क्या ये पार्ट बाहर निकला हुआ है और ये पार्ट इसके अंदर है, तभी तो फिट हो गया। अगर इसके अंदर जगह न होती तो क्या इसमें फिट होता? नो सर। तो उसी तरीके से ये इररेगुलरिटीज में कुछ गैप्स होते हैं, कुछ डिप्रेशन भी होता है और कुछ ऊपर उठा हुआ पार्ट भी रहता है। समझ रहे हो बात को? कुछ उठा हुआ पार्ट भी रहता है, कुछ नीचे वाला पार्ट भी रहता है। तो उसमें क्या होता है? वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं। और फिर देखो इररेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, और एक दूसरे को लॉक कर देते हैं। हाँ, एक दूसरे को क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। और टू मूव एनी ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। अब देखो लाइट जल रही भैया। अब ये देखो, ये रहा डस्टर और ये रहा मार्कर। क्या अगर हम इस पे फोर्स ना लगाएं तो क्या ये मूव करेगा? नो सर। बताओ। नो सर। मे बी नो। बिल्कुल कंफर्म? मूव करेगा कि नहीं करेगा? फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे तो मूव नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। चलो इधर लगाते हैं, बताओ। थोड़ा सा करते हैं, देखो मूव करेगा या इधर ही कर लेते हैं। बताइए मूव करेगा कि नहीं करेगा? जब तक इस पे हम फोर्स नहीं लगाएंगे, या मतलब ये तो हमने इधर उधर कर दिया, हिला दिया तो ये मूव करने लगा। लेकिन अगर एकदम सीधा रखते हैं, कोई भी डिस्टरबेंस ना करें, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसका ये जो सरफेस है नीचे वाला और इसका जो सरफेस है, दोनों में क्या होते हैं? दोनों में होती है इररेगुलरिटीज। इधर देखो क्या होती है? इररेगुलरिटीज होती है। तो एक दूसरे को लॉक कर लेती है, लॉक करती हैं तो वहीं के वहीं फंसे खड़े रहते हैं, मतलब वहीं फंसे रहते हैं। और हम इस पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तब इनकी इररेगुलरिटीज खत्म होगी, तब ये मूव करेगा। समझे? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते करते रुक क्यों जाता है, या रुका हुआ है अपने आप मूव क्यों नहीं करता है? उस सब के पीछे किसका रीजन है? फ्रिक्शन का रीजन है। फ्रिक्शन जस्ट आपका अपोजिट लगता है। क्या लगता है? अपोजिट। आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको खींचने का काम करते हैं, और खींचने का काम करके आपके मोशन को रोकने का काम करते हैं। अब ये बताओ कि हाँ, ये ध्यान रखना है, कभी भी फ्रिक्शन को जीरो नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? जीरो। की कह दो कि अरे सर यहाँ तो फ्रिक्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा ही होगा, लेकिन होगा जरूर। समझे? अब एक चीज पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको पता है कि फ्रिक्शन, अभी हमने बताया कि कोई चीज मूव करेगी तो जस्ट उसका अपोजिट लगेगा और उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे कोई चीज रुकी हुई है, अब तो रुकी हुई है ना, तो क्या अब भी डस्टर इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है? फ्रिक्शन का काम क्या होता है?
फ्रिक्शन का काम होता है रोकना, घर्षण करना, किसी भी चीज में रुकावट डालना, बाधा डालना। तो ये तो पहले से रुका है, अब कितना रोकेगा इसको? फ्रिक्शन का काम रोकना होता है ना, तो ये तो पहले से रुका है, अब कितना रोकेगा बताइए? ये तो रुका हुआ है, अब कितना रोकेगा? हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ने से रोकेगा। देखो अगर हम इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स लगाने से क्या ये अपनी जगह से मूव कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है ना, तो मेरा फोर्स जा कहाँ रहा है? हमने तो फोर्स लगाया ना, तो मेरा फोर्स कहाँ से जा रहा है? बैलेंस फोर्स होना है ना, उधर से फ्रिक्शन भी फोर्स लगा रहा है, तभी तो मेरा फोर्स इस पे क्या हो रहा है? निगलेक्ट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, दोनों का फोर्स जो है वो खत्म हो जा रहा है, बैलेंस लग रहा है, इसलिए इधर से उधर नहीं जा रहा है। समझ में आया? क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, चाहे थोड़ा ही लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। जैसे कैंडल होती है, कैंडल में अगर थोड़ी सी भी फूंक करोगे तो थोड़ा सा उसका हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलता है ना। तो इसी तरह से हम भी जब इसको फोर्स लगा रहे हैं तो ये हिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि उधर से कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल, उधर से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और ये बेचारा रुका हुआ है। समझ में आ गया? अब तो ये सारे पॉइंट थे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? क्लियर? अभी तो स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग वाले सारे पॉइंट क्लियर हो गए?